आज हम स्टार्ट करेंगे फंक्शनल बेनिफिक एंड फंक्शनल मेलेफिक। मुझे लगता है ये भी हुआ था, राइट? यस हुआ सर। था, कोई एग्जांपल हम लोग देख रहे थे। ओके, तो फंक्शनल बेनिफिक्स एंड फंक्शनल मेलेफिक्स में अगर हम बात करें तो कल आपने समझा था कि एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है। आपको मैंने हमने एक चार्ट भी डिस्कस किया था, शायद समृद्ध ने 2 चार्ट शेयर किए थे, राइट? सो ये कंसेप्ट क्लियर है ना आपको, या फिर इसमें कोई क्वेश्चन है फंक्शनल मेलेफिक एंड फंक्शनल बेनिफिक में? क्लियर है सर। सर नहीं सर, इसमें जो होते हैं ना, जो आपने बोले, जो जुपिटर, वेनस एंड मरकरी जो होते हैं वो नेचुरल रूप से वही होते हैं क्या? मतलब शुभ होते हैं क्या? मतलब हर कुंडली में वो शुभ होंगे क्या? नेचुरल बेनिफिक्स में जुपिटर, शुक्र, बुध और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, ये हमेशा बेनिफिक ही होते हैं। और फंक्शनल बेनिफिक में होता है ऐसा है कि कोई नेगेटिव प्लैनेट भी अगर है तो वो भी बेनिफिक जैसा रिजल्ट दे सकता है। जैसे कल हमने मंगल और राहु का एक एग्जांपल लिया था, राइट? समृद्ध ने बताया था राहु नवम में था एंड आई गेस मंगल वाज इन 5th हाउस। जी सर। तो इस सिनारियो में मंगल और राहु दोनों एक तरीके से मेलेफिक होने के बाद में भी फंक्शनल वे में फंक्शनल बेनिफिक हो रहे थे। फंक्शनल बेनिफिक का मतलब क्या है कि कुछ समय के लिए वो उस पर्टिकुलर कुंडली में बेनिफिक बन जाते हैं। फंक्शनल बेनिफिक एंड नेचुरल बेनिफिक, इन दोनों में फर्क समझिए। नेचुरल बेनिफिक जो है वो ये प्लेनेट है, ये कंपलसरी 100% बेनिफिक ही रहेंगे इन एवरी सिचुएशन। बट फंक्शनल बेनिफिक जो होते हैं या फंक्शनल मेलेफिक जो होते हैं वो कहीं ना कहीं वो प्लेनेट होते हैं जो एक दूसरे से 6, 8, 12 में बैठते हैं। फंक्शनल मेलेफिक की बात कर रहा हूँ। और फंक्शनल बेनिफिक कौन से प्लेनेट होते हैं? जो एक दूसरे से 1, 5 या 9, 1, 4, 7 या 10 में बैठे होते हैं। क्लियर है ये? जी सर। समझ आया कि नहीं? जी सर। जिनको समझ में नहीं आया, कल का वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप प्लीज उसको गो थ्रू करिए, 1-2 बार उसको देखिए, क्लैरिटी आ जाएगी। जो स्पेशली उसमें एग्जाम्पल डिस्कस किया हुआ है उस एग्जाम्पल को देखिए। ओके, सो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट बिकम फंक्शनली गुड और फंक्शनली बैड ऑन विच हाउसेस दे रूल फ्रॉम गिवन एसेंडेंट। सबसे बड़ा रोल किसका होता है? एसेंडेंट का। जैसे उदाहरण के लिए सपोज यहाँ पे शनि का लग्न है, मकर लग्न है। अब मकर लग्न में ऑब्वियसली, अब यहाँ पे मकर लग्न है, इसका मतलब चौथे घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी कौन बना? मंगल बना, राइट? लेकिन मंगल और शनि में नैसर्गिक शत्रुता है। मंगल एंड शनि में नैसर्गिक शत्रुता है। तो शनि के लग्न में मंगल वैसे ही थोड़ा सा अनकंफर्टेबल वर्क करेगा, क्योंकि वो शत्रु के घर के लिए, शत्रु के लिए काम कर रहा है। सेम वे में अगर यहाँ पे मंगल का लग्न है तो शनि की राशि 10वें और 11वें घर में आती है, राइट? तो शनि मेष लग्न की कुंडली में बाधकेश का काम करेगा। अगर मेष लग्न की कुंडली और 7वें घर में शनि उच्च का बैठा हुआ है, मैरिज की वजह से या मैरिज से रिलेटेड कुछ डिसीजंस इस व्यक्ति के ऐसे रहेंगे
या बिजनेस से रिलेटेड कुछ डिसीजन ऐसे रहेंगे जिसकी वजह से इस व्यक्ति की लाइफ में डिले आएगा। भले ही शनि उच्च का हो, लेकिन इस कुंडली में वो बाधकेश है और लग्नेश का मित्र नहीं है, शत्रु है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वृषभ लग्न की कुंडली लेते हैं, तो वृषभ लग्न की कुंडली में शनि 9वें घर का भी स्वामी है, 10वें घर का भी स्वामी है, केंद्र का भी स्वामी है और त्रिकोण का भी स्वामी है। और लग्नेश शुक्र का क्या है? अब इस वजह से शनि अगर कहीं पे नीच का भी होगा 12वें घर में, तो ये ठीक ठाक काम करेगा, ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। इसको इस तरीके से समझिए कि आप अपने दोस्त के लिए अच्छे से काम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ये क्लियर है सबको या नहीं है? है है सर, सर। क्लियर। नाउ फॉर एरिस लग्न, मेष लग्न के लिए अगर हम बात करें एरिस असेंडेंट के लिए, तो फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट होते हैं 5वें घर का स्वामी, 9वें घर का स्वामी एंड प्रथम भाव का स्वामी। वही आ गया 1, 5 और 9, मतलब त्रिकोण आ गया। फंक्शनल मेलेफिक कौन से है इसके लिए? 3rd एंड 6th हाउस, 7th एंड 2nd हाउस, सैटर्न एंड 11th हाउस। ओके, 11th हाउस का सैटर्न दशम और 11वां घर तो अच्छा है, केंद्र का है 10वां घर, फिर भी वहां पे मेलेफिक क्यों? क्योंकि शनि चर लग्न के लिए या फिर 11th हाउस का लॉर्ड चर लग्न के लिए, चर लग्न कौन सा होता है? मूवेबल, जो हमने कल पढ़ा था। जो भी मूवेबल एसेंडेंट होते हैं उनके लिए उनके 11th हाउस का स्वामी बाधकेश होता है। बाधकेश की चीजें हम आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ध्यान में रखिए। दैट इज द रीजन कि एरिस एसेंडेंट के लिए शनि मेलेफिक की तरह काम करता है। अब नेचुरल बेनिफिट में तो मर्क्यूरी आता है, शुक्र भी आता है, फिर ये मेष लग्न के लिए नेगेटिव क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि दूसरा घर और 7वां घर, इसका स्वामी है शुक्र, जो कि मारक है। मारक का मतलब क्या होता है? जो मृत्यु तुल्य कष्ट देने के लिए बाध्य हो। मारक का अर्थ ये नहीं होता है कि वहां पे आपकी आयु क्षीण हो जाए या आयु चली जाए या मृत्यु हो जाए। मारक का मतलब होता है जो मृत्यु तुल्य कष्ट दे। जैसे किसी का बहुत ज्यादा अगर अपमान हो जाता है तो उसके लिए जीवन भी मृत्यु जैसा ही है। तीसरा घर और छठा घर, ये कहीं ना कहीं अष्टम से अष्टम है तीसरा घर, और छठा घर जो है वो अपने आप में त्रिक भाव है। इसलिए ये जो दो हाउसेस है और इन दो हाउसेस के प्लैनेट है, लॉर्ड है, जो कि शुक्र और बुध बनते हैं, वो मेष लगने के लिए इतने फेवरेबल नहीं होते। इसको इस तरीके से समझिए कि मेष लग्न का अगर कोई बंदा है और उसका मंगल लग्न में है, इसका मतलब क्या है कि इस इंसान के अंदर किस तरीके की क्वालिटीज होगी? प्रोक्षित, समृद्ध, सर इसकी मंगल क्वालिटीज का बताइए। अग्नि अग्नि तत्व की, फायर तत्व की, अगली अग्नि 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 तत्व। अग्नि, यस सर। एनर्जेटिक, पैशनेट। ओके, ये एनर्जेटिक रहेगा, ये पैशनेट रहेगा, और सेल्फ मोटिवेटेड रहेगा। करेज इसके अंदर काफी होगा, इम्पेशंस होगा। ये सारी एट्रीब्यूट्स इस व्यक्ति के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। किसके अंदर? जिसके लग्न में मंगल बैठा हुआ है। अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो स्वभाव के ट्रेट्स है, ये जो स्वभाव के एट्रीब्यूट बने हुए हैं, क्या ये किसी बिजनेस पर्सन के अंदर अगर होंगे, ऐसा व्यक्ति जो कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है या बड़ा बिजनेस कर रहा है, वो एनर्जेटिक होना जरूरी है, पैशनेट होना जरूरी है, सेल्फ मोटिवेटेड भी जरूरी है, उसके अंदर करेज भी एक हद तक जरूरी है, और इम्पेशंस होना भी थोड़ा सा निगेटिव है उसके लिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में मंगल का जो इम्पैक्ट आता है वो हड़बड़ी कर देता है, वो बहुत जल्दी क्विक डिसीजन लेने के लिए उसको बाध्य करता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन वो अपने शत्रुओं को मात देता है, अपने कॉम्पिटिटर्स को मात देता है। लेकिन जब ये दोनों प्लैनेट आपस में आ जाते हैं, मंगल और बुध, दे डू नॉट फंक्शन वेल, मतलब वो अच्छे से काम नहीं कर पाते साथ में आने के बाद में। मंगल और बुध की जो युति है वो इतनी इफेक्टिव नहीं रहती। जनरली ऐसे व्यक्ति बहुत फास्ट बात करते हैं, तोतला तोतला के जो बात करने वाले होते हैं ना, फास्ट, जिनकी बातें आधे से ज्यादा समझ में नहीं आती।
ये मंगल और कहीं ना कहीं बुध वाले प्लेनेट के इम्पैक्ट में होते हैं। बताने का मतलब ये है कि जिस इंसान के अंदर टू मच एग्रेशन है, टू मच उसके अंदर एनर्जी है, टू मच उसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, ये व्यक्ति ना अपने सुख का ज्यादा उपभोग कर पाता है, जो कि शुक्र की चीजें हैं, क्योंकि इसका फोकस, इसको जो डोपामिन मिलता है, इसको जो एक ट्रिगर करने वाली चीजें होती है, वो कौन सी होती है? वो एनर्जी ही होती है। लड़ाई झगड़ा यही चीजें उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और दूसरी बात, जो मर्क्यूरी से रिलेटेड चीजें हैं, वहां पे इंटेलेक्चुअल चीजों का जरूरी होती है, या फिर इंटेलेक्चुअल चीजों का ध्यान रखा जाता है, और मंगल इतना इंटेलेक्चुअल होता नहीं है। उसके लिए सिर्फ एक ही है हर चीज का सॉल्यूशन, मारपीट। मंगल प्रधान व्यक्ति की निशानी बता रहा हूं। अगर आपको जानना है कि किसी का व्यक्ति का मंगल जो है वो कैसा फंक्शन कर रहा है, तो होते हैं ना कुछ लोग, कुछ भी हो जाए वो धमकी देने पे आ जाते हैं। समझ जाइए वो मंगल प्रधान व्यक्ति है, या कहीं ना कहीं लग्न भले ही उसका कोई भी हो, मंगल का असर सीधा सीधा लग्न के ऊपर एज कंपेयर टू अदर प्लेनेट बहुत ज्यादा है। ओके। टॉरस असेंडेंट के लिए जो बेनिफिक प्लेनेट होते हैं वो सैटर्न, मर्क्यूरी एंड वीनस। सैटर्न 9th एंड 10th का लॉर्ड बनता है, मर्क्यूरी 2nd एंड 5th का लॉर्ड बनता है, एंड वीनस 1st हाउस का लॉर्ड बनता है। एंड मैलेफिक इसके लिए कौन है? मंगल एंड जुपिटर। ये आपको ध्यान में आ रहा है या नहीं, मुझे ये बताइए पहले। बारहवें घर का स्वामी, 7वें घर का स्वामी। अब आपने तो बोला था कि 1, 4, 7 एंड 10 अच्छे से फंक्शन करते हैं, वो तो एक तरीके से बेनिफिक बन जाते हैं। 7वें घर में देखिए साधारण राशि है यहाँ पे मंगल की, मूल त्रिकोण राशि कहाँ गई? 12वें की। इसलिए मंगल जो है ना, इस कुंडली में, इस लग्न की कुंडली में 12वें का ही प्रतिनिधित्व करेगा। ओके। दूसरी बात, जो त्रिक भाव में स्वामी आते हैं, त्रिक भाव में जो मूल त्रिकोण राशि आ रही है, गुरु की आ रही है अष्टम में, इसलिए मार्स एंड जुपिटर कहीं ना कहीं निगेटिव फंक्शन करेंगे वृषभ लग्न की कुंडली में। बट शनि ठीक ठाक करेगा। हालांकि शनि की यहाँ पे बाधकता, मतलब ये जो 9th हाउस का लॉर्ड है ना, ये वृषभ लग्न में 9th हाउस का लॉर्ड बाधक बनता है। लेकिन शनि की मूल त्रिकोण राशि नहीं है ये मकर की इसकी मूल त्रिकोण राशि कुंभ है, जो कि केंद्र में आ रही है। इसलिए शनि यहाँ पे अच्छे से फंक्शन करेगा। ओके। कोई डाउट है इसमें? समझ आया नहीं आया? समझ आया सर। सर समझ में आया। नेक्स्ट है प्लानिटरी नेचर। हर व्यक्ति का जैसे स्वभाव होता है, हम कहते हैं ना कि इसका स्वभाव बहुत शांत है, इसका स्वभाव बहुत उग्र है, ये बहुत एग्रेसिव है, ये बहुत ही एक तरीके से डोमिनेटिंग नेचर का व्यक्ति है। वैसे ही प्लैनेट का भी अपना कुछ नैसर्गिक स्वभाव होता है, बेस्ड ऑन देयर कंपोजिशन, बेस्ड ऑन देयर व्हाट वी कैन से, जिस तरीके से वो बने हैं उस हिसाब से। जैसे सूर्य की अगर बात करें तो वो हॉट है, शनि की बात करें तो वो कोल्ड है, गुरु की बात करें तो वो ड्राई प्लैनेट है, मॉइस्ट, सॉफ्ट एंड क्रूएल। इस तरीके से उनको बाइफरगेट किया गया है। ना इसको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट डज दे मीन? एवरी प्लैनेट हैज अ फिजिकल टेम्परामेंट इन्फ्लुएंसिंग हाउ इट बिहेव्स। ओके। जैसे सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य अपने आप में गर्म प्लैनेट है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उष्णता है। अब ऑब्वियसली जहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहेगी वहाँ पे ड्राइनेस भी रहेगा। और जिस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन होता है, या फिर एक तरीके से जिसकी खोपड़ी गर्म होती है, वो थोड़ा बहुत क्रूर भी होता है। वो इमोशनल वे में ज़्यादा सोच नहीं पाता। क्या वो सोच नहीं सकता? क्या वो सोचना नहीं चाहता? वो बिल्कुल सोच सकता है, वो सोचना चाहता भी होगा। बट प्रॉब्लम इज दैट कि उसका जो लग्न है, या लग्न में जो बैठा हुआ प्लैनेट है, वो उसको ऐसी टेंडेंसी नहीं दे रहा है। कैसी टेंडेंसी? इमोशनैलिटी की टेंडेंसी।
क्योंकि वो उसका मूल स्वभाव ही नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि आप पत्थर हो, पत्थर दिल हो। वो उस व्यक्ति का दोष नहीं है, उसको वो बना ही वैसा है, उसको नियति ने बनाया ही वैसा है, वो क्या करे बेचारा। और कुछ लोगों को कहा जाता है कि आप बहुत शांत स्वभाव के हो, आप बहुत इमोशनल हो। उस पे वो भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नेचुरल घड़न ही वैसी है, वो बना ही वैसा है। जैसे आप में से कुकिंग बहुत सारे लोगों को थोड़ी बहुत तो पता ही होगी। आप लोगों में से कुछ लोगों ने मैगी भी बनाई होगी। मैगी के अंदर आप सिंपल वे में पानी लो, उसके अंदर मसाला ऐड कर दो, जो भी आता है वो पाउच में, और मैगी का जो नूडल्स ऐड करके बॉईल कर लो। दिस इज द वन टाइप ऑफ मैगी। लेकिन एक सेकंड टाइप का मैगी आता है, या फिर आप बनाने में इस तरीके से बना रहे हो कि पानी में आपने पहले मसाले डाले, वेजिटेबल्स डाले, उसके अंदर और भी कुछ एक्स्ट्रा एडिटिव्स डाला, उसके बाद में फिर आपने नूडल्स डाले। तो बनी तो दोनों जगह पे मैगी है, लेकिन इसकी टेस्ट में डिफरेंस है, इसकी टेस्ट में डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि इसकी बनावट वैसी बनी है, जिस तरीके से बनावट होगी उसी तरीके से फ्लेवर आएगा। समझ पा रहे हो ये बात? जी सर। वैसे ही जो व्यक्ति का स्वभाव होता है वो व्यक्ति के लग्न से इंडिकेट होता है। लग्न का मतलब क्या है? एसेंडेंट से इंडिकेट होता है। अगर उसके प्रथम भाव में कोई ऐसे प्लैनेट है, या फिर उसके प्रथम भाव में कोई ऐसा लग्न है या ऐसे राशि का लग्न है जो कि अपने आप में एक उग्र प्लैनेट है। अब ये सूर्य कैसा है? हॉट, ड्राई एंड क्रूएल, क्रूर प्लैनेट है ये। अब ऐसे व्यक्ति का स्वभाव ऑब्वियसली सूर्य के जैसे ही होगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि बैठी हुई है? सूर्य की बैठी हुई है। अगर मान के चलिए फर्स्ट हाउस में कैंसर असेंडेंट है, ऐसे व्यक्ति का स्वभाव कैसे होगा? क्योंकि मून क्या है? इमोशनली ड्रिवन पर्सनैलिटी होगी इस व्यक्ति की, क्योंकि लग्न में कौन सा है। अब ये बात अलग है कि लग्नेश कहाँ पे बैठा है, किस अवस्था में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान के चलिए लग्नेश चंद्रमा पंचम स्थान में जाके नीच का हुआ, अब इसकी जो इमोशनल लेवल है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटेड रहेगी। लेकिन अगर मान के चलिए इसका जो चंद्रमा है वो एग्जॉल्टेड है, ये हैप्पी रहने वाला व्यक्ति है। समझ रहे हो? लेकिन जो मूल उसका डीएनए बना हुआ है वो उस किस प्लैनेट की तरह रहेगा? जो भी प्लैनेट लग्न में है। जैसे यहाँ पे मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी कैसा प्लैनेट है? न्यूट्रल, एडेप्टेबल। एज अ रिजल्ट उसके अंदर उसके पर्सनैलिटी में आपको ये गुण दिखेंगे, इंटेलिजेंस, ह्यूमर एंड फ्लेक्सिबिलिटी। राइट? क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव उस तरीके से है। इस तरीके से आप व्यक्ति को समझ पाते हो कि उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, जिसकी कुंडली आपने ओपन की है। आपने उसको जीवन में कभी देखा नहीं है, ना उसने आपको देखा है, बट उसके पास, आपके पास में उस व्यक्ति की कुंडली है। तो ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये नंबर्स और ये प्लैनेट, ये आपको बहुत कुछ अंदर की बात बता देते हैं उस व्यक्ति के बारे में। ये पकड़ पा रहे हो आप? और उन सब चीजों के लिए आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी होती है। जैसे सूर्य अगर है तो उसका नेचर हॉट, ड्राई एंड क्रूएल रहेगा। एज अ रिजल्ट वो ऑथोरिटी, प्रेशर को हैंडल करने के लिए सक्षम और डोमिनेटिंग नेचर का रहेगा। मून वाला अगर व्यक्ति है तो वो इमोशनल रहेगा, नर्चरमेंट, नरिशमेंट उसको, वो उसके स्वभाव में होगी। अगर मार्स वाला व्यक्ति है तो वो एग्रेसिव, एक्शन एंड करेज वाला रहेगा, क्योंकि उसका स्वभाव सूर्य के जैसा ही है, हॉट, ड्राई एंड क्रूएल। इसका कैसा है? कूल, मॉइस्ट, सॉफ्ट, चंद्रमा का। वैसे ही मर्क्यूरी का कैसा है? न्यूट्रल एंड एडेप्टेबल। ऐसे ही जुपिटर का स्वभाव कैसा है? वार्म, मॉइस्ट एंड सॉफ्ट। तो ये क्या दिखाता है? जो भी नॉलेजेबल व्यक्ति होगा उसके अंदर ये आपको ये चीजें दिखेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर गुरु की प्रधानता रहेगी, गुरु तत्व की प्रधानता रहेगी।
और कोई व्यक्ति अगर आपको इन दोनों की चीजों में दिख रहा है तो जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति के पास में अच्छा खासा नॉलेज भी है, मतलब ऑब्वियसली उसका जुपिटर अच्छा है, और उसके अंदर डोमिनेटिंग नेचर भी है, वो एक तरीके से क्रूएल भी है या फिर नॉन इमोशनल है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर सन की भी ऊर्जा है और मार्स की भी ऊर्जा है। जो कॉम्बिनेशन आते हैं ना, जब हम देखते हैं कि लग्न में मान के चलिए सूर्य भी बैठा है, बुध भी बैठा हुआ है और गुरु भी बैठा हुआ है, अभी इसका नेचर कैसा होगा? इसके नेचर में ज्ञान भी रहेगा, इसके नेचर में इंटेलिजेंस भी रहेगा और इसके नेचर में डोमिनेंस भी रहेगा। कौन सी चीज का प्रमाण ज्यादा रहेगा? जो कि मेष लग्न है, मतलब सूर्य उच्च का है, इसलिए सूर्य का प्रमाण ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू बुध एंड गुरु। इस तरीके से हम उसके स्वभाव को डिकोड कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने उसके स्वभाव को डिकोड किया उस तरीके से उसकी कुंडली के जो 12 हाउसेस है उस हर एक हाउस को या हर एक एरिया को हम डिकोड कर सकते हैं। ओके, ये समझ आ रहा है जी आपको? जी सर। अब आगे अगर हम बात करें शुक्र की, शुक्र का नेचर कैसा है? चंद्रमा के जैसा। चंद्रमा में सिर्फ ये जो सॉफ्टनेस है ये कंपैरेटिवली अलग वे में होता है, दोनों में भी सॉफ्टनेस है, लेकिन ये शुक्र का थोड़ा लग्जरी ओरिएंटेड होता है, मटेरियलिस्टिक चीजों को लेके होता है, और चंद्र का जो है वो इमोशनैलिटी को लेके। शुक्र लव, ब्यूटी एंड लग्जरी को इंडिकेट करता है, राइट? इंटरप्रिटेशन वही आएगा। सैटर्न कैसा प्लेनेट है? कोल्ड, ड्राई एंड क्रूएल। ये काम से रिलेटेड लोग होते हैं, ये इनको सिर्फ डिसिप्लिन, सफरिंग, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, कर्मा, काम करना है इनको, बस खाना नहीं खाएंगे, बस काम ही करते रहेंगे। इस तरीके के लोग होते हैं ये सैटर्न वाले। राहु कैसा है? स्मोकी एंड कैओटिक, ऑब्सेशन एंड फॉरेन इन्फ्लुएंस। केतु कैसा है? फायरी एंड शार्प, डिटैचमेंट एंड मिस्ट्रीज। इस तरीके से प्लैनेट का स्वभाव है और उस स्वभाव के बेसिस पे उस व्यक्ति का या उस पर्टिकुलर नेटिव का इंटरप्रिटेशन आएगा। ये समझ आया या इसको और रिपीट करना है? यस और नो? समझ आया। सर क्लियर है सर। समझ में आया। अब प्लैनेटरी सिग्निफिकेंस की हम बात करते हैं। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है? कारकत्व। आपने बहुत जगह पे ये सुना होगा कि ये मेष लग्न की कुंडली है, मेष लग्न में ये प्लैनेट जो है वो कारक है, ये धनु लग्न की कुंडली है, इसमें ये प्लैनेट कारक है, ये कन्या लग्न की कुंडली है या फिर मकर लग्न की कुंडली है, इसमें ये प्लैनेट कारक है। हर जगह पे कारक प्लैनेट जो है वो बदलते चले जाते हैं। इज इट राइट और रॉन्ग? जी सर। मैं पूछ रहा हूँ ये सही है या गलत है? तो सही है, बदलते जाते हैं बदलते जाते हैं। सर, कुंडली के हिसाब से कारक बदलते आएंगे ना, सबकी अलग अलग कुंडली है। प्रोक्षित, समृद्ध। हाउसेस के फिक्स होती है सर? हाउसेस के मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे पूछ रहे हो? नहीं पता नहीं सर इतना मुझे। अरे थोड़ा ट्राई तो करो, आप क्या अनीता जी को कॉपी कर रहे हो क्या? थोड़ा सोचो। जैसे मान के चलो, कारक प्लैनेट का मतलब क्या होता है? ईच प्लैनेट रूल स्पेसिफिक लाइफ एरिया नोन एज कारकत्व। ओके, जैसे सूर्य का क्या कारकत्व है कि वो आपके आत्मा को, आपके पिता को, आपकी ईगो को और आपके ऑथोरिटी को दिखाता है। मतलब 1 से लेके 12 तक जो भी आपके लग्न रहेंगे, किसी भी लग्न में कहीं पे भी सूर्य बैठने दो, वो इन चीजों को इंडिकेट करेगा ही करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेष लग्न की कुंडली में सूर्य अगर नीच का बैठा हुआ है 7वें घर में, या फिर कोई और कुंडली है, किसी और लग्न की कुंडली है, और उस लग्न की कुंडली में 11वें घर में सूर्य बैठा है नीच का। ओके, अब दोनों कुंडलियों में हाउसेस वाइज अगर देखा जाए, एक में 7वें घर में बैठा है, एक में 11वें घर में बैठा है, तो हम कहेंगे कि भाई 11वें घर का तो अच्छा होता है, बिल्कुल अच्छा होता है कंपेरेटिवली 7वें घर से। बट ये दोनों एक दूसरे से त्रिकोण में भी आते हैं। बट यहाँ पे बात ऐसी है कि भले ही ये हाउसेस कैसे भी हो, मतलब फेवरेबल हो या नॉन फेवरेबल हो, अगर मान के चलो तुला राशि का सूर्य 12वें घर में भी बैठा हुआ है या 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, फिर भी यहाँ पे एक प्रिडिक्शन आएगा कि इसके जो ईगो है, इसका ईगो ज्यादा रहेगा,
एज कंपेयर टू अदर। इसके पिता से रिलेटेड जो चीजें हैं वो थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे, पिता के साथ में अनबन रहेगी। इसको हमेशा जीवन में ऑथोरिटी की तरफ ज्यादा रुझान रहेगा, ऑथोरिटी के लिए इसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, राइट। बताने का मतलब जो कारकत्व होता है वो हमेशा सेम रहता है। एज ए एरिया सॉरी एज अ रिजल्ट वो कौन से एरिया में आगे बढ़ सकते हैं या आगे बढ़ने की उनकी इच्छा होती है उस प्लैनेट की वजह से? लीडरशिप, वाइटलिटी एंड कॉन्फिडेंस। ये किसके बारे में एप्लीकेबल है? सूर्य के बारे में। ये क्या दिखाता है? लाइफ का पर्पस, ईगो, स्ट्रेंथ, रिलेशनशिप विथ फादर, सक्सेस इन गवर्नमेंट एंड लीडरशिप रोल। अगर इस एरिया में सक्सेस होना है, डजेंट मैटर आपका लग्न कौन सा है, आपको कौन से प्लैनेट को देखना जरूरी है? सन को। सही। सूर्य को। अगर सूर्य किसी का दशम स्थान में है, उच्च का है, नीच का है, कौन सी राशि का है, बात छोड़ दो, दशम स्थान में है, मतलब अब उस व्यक्ति को इन सारी चीजों की डिजायर है। कौन सी चीजों की? अब उसका लाइफ का जो पर्पस है वो अपने प्रोफेशन से ढूंढने का कोशिश करेगा, वैसे अपने जो भी कार्य करेगा ना, उस कार्य से वो अपने लाइफ के पर्पस को ढूंढने का कोशिश करेगा। उसके काम के प्रति अगर उसको थोड़ा सा भी नीचा दिखा दिया, उसका ईगो एकदम से ट्रिगर हो जाएगा। उसकी स्ट्रेंथ कहाँ से रहेगी? उसका काम जो डिलीवर वो करके देता है वो। रिलेशनशिप विथ फादर, अब इसके लिए राशि देखनी होगी। अगर वो उच्च का है तो ऑब्वियसली फादर के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, फादर का सपोर्ट होगा। नीच का है तो फादर कमजोर होंगे, उस हद तक सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। सक्सेस इन गवर्नमेंट एंड लीडरशिप रोल्स, ओके। इसके लिए कौन सा है? सूर्य इंपॉर्टेंट है। अगर मान के चलिए दशम स्थान में तुला राशि का सूर्य बैठा है तो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो काम है उसमें वो सफल नहीं होगा, ऐसा मतलब नहीं है, उसको चैलेंजेस ज्यादा आएंगे। उच्च का है तो उसको चैलेंजेस ज्यादा नहीं आएंगे, इजीली हो जाएगा, क्योंकि दशम स्थान में यहाँ पे इसको दिग्बल की प्राप्ति हो रही है। दिग्बल क्या होता है आने वाले पीरियड्स में आप समझेंगे, अभी के लिए इतना ध्यान में रखो, ओके। बताने का मतलब कि जो कारकत्व होता है वो कहीं ना कहीं सेम होता है। जैसे चंद्रमा का कारकत्व क्या है? माता, इमोशंस, मानसिक स्थिति और इमोशनल जो भी आपकी लाइफ है वो। ये क्या करता है कि डिटरमिन्स मेंटल स्टेबिलिटी। किसी भी व्यक्ति की अगर मानसिक स्थिति का आपको अंदेशा लेना हो कि वो मेंटली स्ट्रांग है, वीक है, कहां से समझ में आएगा? उस पर्टिकुलर कुंडली के चंद्र से। और चंद्र के साथ साथ अगर मान के चलिए फोर्थ हाउस में चंद्र के अलावा कोई राशि है तो फोर्थ हाउस से, इससे आपको कंप्लीट पिक्चर मिल जाएगी। बट मेंटल पीस के लिए या मेंटल स्टेट के लिए अगर कोई प्लेनेट सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज चंद्रमा, ओके। क्यों? क्योंकि वो उस चीज का कारक है। जैसे सूर्य की हमने बात की थी, सूर्य किस चीज का कारक था? सूर्य किस चीज के कारक थे? लीडरशिप, कॉन्फिडेंस। ओ नींद में हो क्या? नहीं सर। ऑथोरिटी, हमने ईगो। सूर्य की बात की थी तो ये पिता, ऑथोरिटी, लीडरशिप क्वालिटी, कॉन्फिडेंस का कारक है, राइट। मतलब आप कुंडली में कहीं पे भी जब भी सूर्य देखेंगे आपको ये समझ में आएगा कि उस पर्टिकुलर हाउस में उस व्यक्ति को लीडरशिप करने की एक तरीके से इच्छा रहेगी। अगर प्रथम भाव में है तो वो खुद लीडर बनना चाहेगा, दूसरे घर में है तो वो फैमिली में लीडरशिप करना चाहेगा, तीसरे घर में तो उसको लगता है कि मेरा जैसा पराक्रम है वैसा पराक्रम किसी का भी नहीं है, ऐसा मुझे शो करना है। चौथे घर में होगा तो उसको लगता है कि मुझे मेंटल पीस या प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो चीजें हैं या भौतिकतावादी जो चीजें हैं वो मुझे इस तरीके से मिलती है कि जो बाकियों को नहीं मिल पाती है, ऐसी उसकी मानसिकता रहेगी और उसको शो ऑफ करने की वो कोशिश करेगा। कोशिश क्या करेगा? वो होगा ही शो ऑफ, क्योंकि उसके पास में सूर्य की रोशनी रुकती नहीं है। पंचम स्थान में होगा तो वो अपनी बुद्धि को उस तरीके से अर्जित करने की कोशिश करेगा। छठे घर में होगा तो अपने डेली रूटीन को या अपने शत्रुओं को दमन करने के लिए या कंपटीशन को खत्म करने के लिए। सातवें घर में होगा तो उसको पब्लिक इमेज इस तरीके से रहेगी, उसको पब्लिक इमेज से प्रति वो उस तरीके से अटैच रहेगा, उसको लगेगा कि यहाँ पे मुझे वो पिक की वैल्यू, लीडरशिप वाली जो चीज है वो मुझे यहाँ पे मिलनी चाहिए। अष्टम में होगा तो गुण विद्या में उसको लीडरशिप चाहिए। नवम भाव में होगा तो धर्म से रिलेटेड जुड़े जो भी कार्य है वहां पे मुझे लीडरशिप मिलनी चाहिए, ऐसा लगता है। दशम स्थान में होगा तो
जो कर्म है, जो भी कार्य वो कर रहा है, जो भी डिलीवरेबल्स वो दे रहा है, वहां पे वो सब कुछ जगह पे उसको लीडरशिप मिले या फिर उसको सराहा जाए, ये उसको लगेगा। 11वें घर में है तो उसका जो माइंडसेट रहेगा वो क्या रहेगा, सोशल सर्कल में मुझे लोगों ने सबसे ज्यादा ऊपर कंसिडर करना चाहिए, ऐसी इसकी थिंकिंग रहेगी। 12वें घर में है तो मोक्ष के प्रति कि भाई मुझसे पूछ लो मोक्ष कैसे लेना है, ऐसी इसकी इच्छा होगी। जहां पे जैसा प्लैनेट बैठा होगा उस हिसाब से उस व्यक्ति के स्वभाव में और उस व्यक्ति के मानसिकता में वैसे थॉट्स आपको मिलेंगे। ओके, अगर मान के चलो सूर्य की जगह हम चंद्रमा की बात करते हैं, अगर प्रथम भाव में चंद्रमा होगा तो ये व्यक्ति इमोशनल होगा अपने आप में। सेकंड हाउस में अगर चंद्रमा होगा तो ये अपनी फैमिली के साथ में इमोशनल होगा। थर्ड हाउस में होगा तो अपने पड़ोसियों के साथ में और अपने छोटे भाई बहनों के साथ में। चौथे घर में होगा तो मदर के साथ में इमोशनल अटैचमेंट फील करेगा। पांचवें घर में होगा तो प्रथम संतान एंड लव रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ में अटैच फील करेगा। सिक्स्थ हाउस में होगा तो ये वो लोग होते हैं कि जिनको संडे के दिन भी सूट बूट में बैठना है। ओके, छुट्टी के दिन भी इनको पूरा रेडी होके अच्छे से बैठना है छठे घर में, क्योंकि वो अपने जॉब से अपनी उस वर्क प्लेस से इतने ऑब्सेस्ड होते हैं, इतने इमोशनली अटैच होते हैं। सातवें घर में है तो अपने पार्टनर के साथ में अटैचमेंट होती है उनको। लेकिन ये जो है ना चंद्रमा यहाँ पे अच्छा नहीं माना जाता, ये बाद में मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी समझिए कि वो अपने पार्टनर से लेके अटैच फील करते हैं। आठवें घर में है तो ये वो लोग होते हैं कि जिनको शमशान में जाके मानसिक शांति मिलती है। नौवे घर में है तो धर्म के प्रति रिलेटेड जो भी चीजें उसको लेके, अपने पिता को लेके। दशम स्थान में चंद्रमा है तो अपने काम को लेके ये बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, क्योंकि काम ही नहीं चलता, चेंजेस होते रहते हैं ना। दशम स्थान और सप्तम स्थान, यहाँ पे स्टेबिलिटी चाहिए। अब यहाँ पे चंद्रमा है और यहाँ पे चंद्रमा है तो यहाँ पे काम चेंज होते रहेंगे, यहाँ पे पार्टनर चेंज होते रहेंगे, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे चंद्रमा नीच का नहीं है या फिर निगेटिव अवस्था में नहीं है। लेकिन चंद्रमा यहाँ पे नीच अवस्था में अगर होगा तो शादी नहीं कराता, लेट कराता है, बट टिक जाती है बाद में। 11वें घर में अगर चंद्रमा होगा तो वो इमोशनल रहेगा, किस चीज को लेके इमोशनल रहेगा, अपने सोशल सर्कल को। 12वें घर में है तो अब इतना तो आप पता कर लो 12वें घर का, क्योंकि वो मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, बताने का मतलब हर प्लेनेट का जो कारकत्व होता है वो हमें स्पेसिफिकली देखना होता है। मार्स का कारकत्व क्या है, करेज, एनर्जी, सिबलिंग्स। करेज, एनर्जी, सिबलिंग्स। और इसके जो एरिया है जहां पे ये इन्फ्लुएंस करता है, कौन से एरिया में इन्फ्लुएंस करता है, प्रॉपर्टी, एग्रेशन, एक्सीडेंट्स, ये सारी चीजें मार्स के अंडर आती है। एक्सीडेंट होता है तो भी इंसान तब उस टाइम पे मेंटल, सूर्य एग्रेशन नहीं देता बाय द वे। इंडिकेट स्ट्रेंथ, पैशन, कॉम्पिटिटिव सक्सेस, ब्लड हीट, हीट रिलेटेड इश्यूज एंड रियल एस्टेट एंड सिबलिंग्स के साथ में कनेक्शन, ये सारी चीजें आपको मंगल से देखनी है। बताने का मतलब आपकी कुंडली में अगर मंगल कहीं पे अष्टम स्थान में बैठा हुआ है और अच्छी अवस्था में है, स्कॉर्पियो साइन का ये मंगल यहाँ पे बैठा हुआ है, बहुत अच्छा काम करेगा ये मंगल। यहीं पे अगर मंगल नीच का बैठा हुआ है तो ये सबसे पहले तो आपके भाई बहनों के साथ में आपकी नहीं बनेगी, और एक्सीडेंटल केसेस आपके साथ में काफी हद तक होते रहेंगे। मंगल एक ही घर में बैठा हुआ है लेकिन साइन के साथ में इसका सब कुछ इंडिकेट हो रहा है, जैसे फर्स्ट नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर की साइन या 10 नंबर की साइन है। इन 3 साइन में ये अच्छा काम करता है, 1, 8 और 10 में अच्छा काम करता है, 4 में ये नीच का काम करता है। लेकिन ये जो भी काम करेगा अब, ये उस व्यक्ति के लिए उस पर्टिकुलर वे में काम करेगा जिस पर्टिकुलर वे में मंगल की स्ट्रेंथ होगी। और ये जो राशियां होती है ये क्या इंडिकेट करती है, ये स्ट्रेंथ इंडिकेट करती है। ये मंगल की हाई स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है, एंड कर्क राशि जो है वो मंगल की लो स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। अब अगर अष्टम में मंगल नीच का बैठा हुआ है तो वो, उसके अंदर बल नहीं है, लेकिन वही अगर स्ट्रांग में बैठा हुआ है तो ये किसी से भी पंगे ले सकता है आदमी। आपने एक नाम सुना होगा, बाला साहेब ठाकरे। क्या आपने ये नाम सुना है, जी सर। मंगल दशम में है उनका, आपने ये नाम सुना होगा, मंगल दशम में उच्च का, आपने ये भी नाम सुना होगा, नहीं सॉरी,
ये कॉम्बिनेशन है इनका। 10वें घर में शुक्र नीच का है, 11वें घर में सूर्य नीच का है। इसीलिए इनको जो डाउनफॉल आया था ना, पत्नी के सपोर्ट की वजह से ही ये ऊपर आ पाया व्यक्ति। पत्नी की वजह से ही उसको प्रतिष्ठा मिली। पत्नी साथ में नहीं होती, अब तक विराट कोहली कौन है हमें पता भी नहीं चलता। खैर, बताने का मतलब ये है कि जो कारकत्व होते हैं वो हर प्लेनेट के डिसाइडेड होते हैं, और वो हमें याद रखने ही रखने हैं, और वो कौन से एरिया में अफ्लिक्ट करते हैं, कौन से एरिया में इम्पैक्ट करते हैं, ये भी हमें समझना है। जैसे सूर्य है वो लीडरशिप, वाइटैलिटी एंड कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करेगा। चंद्रमा जो है वो मेंटल पीस एंड इमोशनल लाइफ को अफेक्ट करेगा। मंगल जो है वो आपकी प्रॉपर्टी, एग्रेशन एंड एक्सीडेंट्स को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेगा। ओके, और ये उनके कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स है। आगे बढ़ते हैं, बचे हुए प्लैनेट्स को देखते हैं। शुक्र की अगर हम बात करें तो शुक्र किस चीज का कारक है? शादी, प्रेम और सौंदर्य। सौंदर्य साबुन निरमा, शुक्र। ओके, तो बेसिकली जो शुक्र इंडिकेट करता है, या शुक्र जिस चीज का कारकत्व करता है, वो कौन सी चीजें हैं? हर वो चीज जो भौतिक सुख का प्रदान करती है। उसमें स्पेसिफिकली कौन सी एरिया है? शादी, प्रेम और ब्यूटी। अब इसके एरिया कौन से एरिया में इन्फ्लुएंस करता है? प्लेजर, क्रिएटिविटी एंड व्हीकल। ओके, रिप्रेजेंट रोमांस, आर्ट, म्यूजिक, कंफर्ट, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप। ये सारी चीजें ये शुक्र इंडिकेट करता है, इन चीजों का ये कारक है। अगर किसी व्यक्ति को उसके जीवन में प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिल रहा है, या फॉरगेट अबाउट प्रॉपर्टी, यहाँ पे आप 4th हाउस में और चंद्रमा में कंफ्यूज हो जाएंगे। लेट्स कंसिडर लग्जरी। अगर किसी व्यक्ति को लग्जरी नहीं मिल रहा है, या किसी की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल रिलेशन, अगर किसी की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, तो ये दोनों भी केस में आंख बंद करके आप एक प्लैनेट को टारगेट करेंगे, और वो कौन सा है? शुक्र। बस। अब किसी की कुंडली में अगर शुक्र उच्च का बैठा हुआ होगा, लेकिन उसके जीवन में इन सब चीजों का कमी है, क्योंकि अब तो आपको समझ में आ गया ना कि शुक्र का जो कारकत्व क्या है, वो मैरिज, लव एंड ब्यूटी है। अब ऑब्वियसली शुक्र उच्च का है, मतलब इस व्यक्ति को सारी चीजें मिलनी चाहिए, लेकिन ये व्यक्ति कंप्लेंट कर रहा है कि नहीं मिल रहा है। इस केस में आप जाएंगे D9 पे। D9 में भी शुक्र अगर अच्छा है, मतलब D1 में एंड D9 दोनों में शुक्र अच्छा है, और फिर भी व्यक्ति कंप्लेंट कर रहा है कि उसके पास में लग्जरी नहीं है, पैसा नहीं है, या मैरिड लाइफ का सुख नहीं है, पार्टनर चीट करता है, या समथिंग लाइक दैट। सिंपल वे में है, मैंने क्या बताया था आपको? 70% प्रारब्ध एंड 30% फ्री विल, मतलब इच्छा शक्ति से जो भी आप कार्य करते हो। इस 30% में इस व्यक्ति ने किसी को वैसा चीट किया हुआ है। दैट इज द रीजन उसका शुक्र अभी खराब हो चुका है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग लैक करते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि ये डिकोड कैसे करे। मैं फिर से बताता हूँ। जैसे ओके, अब शुक्र आ गया पंचम स्थान में उच्च का। नवमांश कुंडली में भी शुक्र उच्च का बना हुआ है 4थे घर में, और ये व्यक्ति कंप्लेंट कर रहा है कि इसको लग्जरी नहीं मिल रही है, इसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, और इसकी सौंदर्यता भी जो है वो चेहरे पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई हुई है। D9 में अगर कुंडली में शुक्र अच्छा है, D1 में भी अच्छा है, फिर भी ये व्यक्ति अगर इन सब चीजों से जूझ रहा है, प्रॉब्लम कहाँ पे है प्रोक्षित? फ्री विल, प्रारब्ध, प्रारब्ध विल नहीं, 30% फ्री विल। फ्री विल। उसको सीधा पूछो कि जीवन में कोई ऐसा रिश्ता रहा है कि जिसको आपने इस तरीके से चीट किया। डायरेक्ट नहीं पूछना है, इनडायरेक्टली पूछना है। क्या आपके जीवन में कोई ऐसी व्यक्ति थी कि जिसके साथ में आपका रिश्ता था, लेकिन कुछ ऐसा हो गया दोनों के बीच में कि चीजें वर्कआउट नहीं हो पाई? 99.9% आंसर। फिर उसको डिगिंग करो कि भाई क्या हुआ था, क्या किया था, और इसका सॉल्यूशन एक ही है। इधर उधर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाओ, उस व्यक्ति को पकड़ो, उसके पैर पकड़ो, उसको माफी मांगो, तो अपना कर्ज जो है वो खत्म करो, नहीं तो झेलते बैठो अगले जन्म तक। ठीक है, समझ में आ गया? बताने का मतलब जो कारकत्व है वो हमें इस तरीके से इन चीजों को दिखाते हैं। शुक्र का कारकत्व है प्लेजर, क्रिएटिविटी, व्हीकल्स। मर्क्यूरी का क्या कारकत्व है? इंटेलिजेंस, स्पीच एंड बिजनेस। ओके, जितने भी व्यापारी लोग हैं या व्यापारी बुद्धिमत्ता वाले लोग हैं, उनको बुध अपना ठीक करना जरूरी होता है, क्योंकि वो नेचुरल उस चीज का कारक है। किसी भी व्यक्ति को अपना कम्युनिकेशन ठीक करना हो,
या अपने कम्युनिकेशन को 4 चांद लगाने हो या अपने लॉजिक को उसको अच्छे तरीके से इंप्रूव करना हो तो ऑब्वियसली उसको मर्क्यूरी ठीक करना जरूरी है। तो क्या मेष लग्न वाला अगर कहे मंगल वाला कि उसको मर्क्यूरी की चीजों को इंप्रूव करना चाहिए तो यहाँ पे हम इसको नहीं कहेंगे। हर लग्न में वो प्लैनेट कारक होगा ही, नॉट नेसेसरी वो एक अच्छे से बिहेव करेगा, नॉट नेसेसरी। जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई आपको कहे कि मेरा कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, मुझे कम्युनिकेशन ठीक करने के लिए प्लैनेटरी लेवल पे कोई जेमस्टोन सजेस्ट करो। आपको पता है कि कम्युनिकेशन का कारक कौन सा है या कम्युनिकेशन कौन सी चीज से देखा जाता है, कौन से प्लैनेट से देखा जाता है, मर्क्यूरी से, और आपने बोल दिया कि एक काम करो पन्ना धारण करो। अब वो व्यक्ति निकला आपका मेष लग्न वाला, जैसे वो पन्ना धारण करेगा उसका कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा या नहीं होगा? प्रोक्षित, समृद्ध, प्रोक्षित, समृद्ध, उसका कम्युनिकेशन होगा इंप्रूव सर, होगा या नहीं होगा? होगा सर। समृद्ध, सर होगा, आई थिंक। डेफिनेटली होगा, लेकिन उसका तीसरा घर और 6th हाउस भी एक्टिवेट हो जाएंगे। उसके ऑल ऑफ सडन जीवन में चैलेंजेस बढ़ने लगेंगे और जहां पे जरूरत नहीं वहां पे भी वो बकवास करने लगेगा। समझ रहे हो? बताने का मतलब अगर वो प्लैनेट आपकी कुंडली में कारक के साथ साथ अच्छे हाउसेस का लॉर्ड बना है तभी उसका जेमस्टोन सजेस्ट किया जाता है। बट नेचुरल वे में इन सब चीजों को इंडिकेट करने के लिए ये प्लैनेट है जो एजुकेशन को कंट्रोल करते हैं, इंटेलेक्चुअल को दिखाते हैं, बिजनेस, राइटिंग स्किल, एनालिटिक्स, ह्यूमर। कुछ लोग होते हैं ना जिनको स्पेलिंग में समझ ही नहीं आता कि कौन सा शब्द कहाँ पे लिखना है, तो फिर वो ऐसा अगर कुछ को उनको कुछ लिखना हो, जैसे इम्पेशंस लिखना हो, तो वो इस तरीके से लिख देते हैं, राइट? जैसे कि मैं हूँ, तो कहीं ना कहीं जो मर्क्यूरी है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक वे में फंक्शन कर रहा है, ये समझ जाना। ये उनकी इंडिके एक तरीके से एक होता है, और हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट होते ही है। ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखनी होती है। देन जुपिटर की अगर हम बात करें तो जुपिटर किस चीज का कारक है? विजडम, वेल्थ, चिल्ड्रन, राइट? इन चीजों का ये कारक है। किसी भी व्यक्ति को जीवन में ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है, ज्ञान का मतलब क्या है? जिस किसी प्रोफेशनल कोर्स में वो बार बार वहीं अटका पड़ा है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, अब उसके बच्चे भी एडमिशन लेने वाले होंगे, फिर भी वो उसी क्लास में पढ़ रहा है। बहुत गंदे तरीके से उसका जुपिटर खराब है, सिंपल है। और जुपिटर खराब कैसे हुआ होगा? एक तो उसके प्रारब्ध से उसको लिखा हुआ आया होगा, नहीं तो उसने कर्मा वैसा किया होगा। 70-30 का रेशो जो मैंने बताया था, प्रारब्ध एंड 30% में जो आता है वो आपका फ्री विल, राइट? अब जुपिटर क्या इंडिकेट करता है? शो फॉर्चून, डिवाइन ग्रेस, टीचर एनर्जी, एजुकेशन, चिल्ड्रन, लॉन्ग टर्म ब्लेसिंग्स। ये कारकत्व याद रखने हैं आपको बाय द वे। बचे हुए कारकत्व है शनि के। शनि डिसिप्लिन, कर्मा, हार्डवर्क को दिखाता है, डिले एंड सफरिंग, मैच्योरिटी को दिखाता है। कोई व्यक्ति कम एज में मैच्योर हो जाता है, 20-25 साल की एज में ही वो 40-50 साल के आदमी का दिमाग रखता है, उस तरीके के उसको एक्सपीरियंस आए हुए होते हैं। अनुभव व्यक्ति को समय से पहले मैच्योर बना देते हैं, इतना ध्यान में रखिए। जिस व्यक्ति को जीवन में ठोकरें ज्यादा लगी होती है उसकी मैच्योरिटी की लेवल बहुत हाई होती है, फिर चाहे उसके शरीर की अवस्था कितनी भी हो। ओके, देन ये शनि किस चीज को दिखाता है? कर्मा लेसन, जो मैंने अभी आपको बताया। ओल्ड एज इश्यूज, पॉवर्टी, सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल, जो भी है। आपके जो सर्वेंट है, जो एम्प्लॉय है, वो भी शनि से देखे जाते हैं। कुछ लोगों का कंप्लेंट होता है कि यार मेरे पास में जो लोग हैं ना वो टिकते ही नहीं, मेरे ऑफिस में जो काम करने वाले लोग हैं ना वो टिकते ही नहीं। अब उस व्यक्ति का आपने शनि देख लिया, उदाहरण के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल चार्ट से डिस्कस करके बताता हूँ कि धनु लग्न की कुंडली है एंड शनि तीसरे घर में बैठा हुआ है मूल त्रिकोण में। ओके, अच्छी अवस्था में कुंडली में शनि बैठा हुआ है एंड ये हो गया D1। एंड D9 में अगर जाए तो शनि चौथे घर में बैठा हुआ है और अच्छी अवस्था में बैठा हुआ है, अच्छी अवस्था में बैठा हुआ है। अब ये व्यक्ति जब कंप्लेंट करता है ना कि मेरे पास में काम के लिए लोग नहीं रहते, मेरे एम्प्लॉयज निकल जाते हैं, यहाँ पे मैंने 6th हाउस को अभी तक देखा नहीं, कंसिडरेशन में लिया नहीं। सपोज कि इसका 6th हाउस का लॉर्ड भी ठीक ठाक है दोनों जगह पे, लेकिन ये जब कंप्लेंट कर रहा होता है ना तो इसका हमें ये देखना होता है कि क्या घर में कोई ऐसा वृद्ध व्यक्ति था जिसकी सेवा नहीं की गई।
कोई बूढ़ा व्यक्ति था घर में जिसकी सेवा नहीं की गई है, जिसकी मृत्यु बहुत हाल अपेष्टा उसको झेल के हुई है, सिंपल है, ये आपका उसका कर्ज लगा पड़ा है। समझ रहे हो कर्मा कैसे फंक्शन करते हैं, प्लैनेट्स उस कर्मा को कैसे इंडिकेट करते हैं? जी सर। तो ये हो गया सैटर्न के बारे में। नाउ राहु, राहु क्या है? ऑब्सेशन, फॉरेन इन्फ्लुएंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन। कौन इंडिकेट कर रहे हैं? राहु। गिव्स अनकन्वेंशनल डिजायर, फेम, वर्ल्डली सक्सेस, सडन राइज एंड फॉल एंड एडिक्शन। राहु अगर अच्छा है तो ये बहुत अच्छे से फेम देगा, वर्ल्डली सक्सेस भी देगा, सडन राइज भी देगा, और अगर राहु निगेटिव है तो सडन फॉल देगा, एडिक्शंस देगा। केतु, केतु से बढ़िया प्लेनेट कोई नहीं है। केतु क्या करता है? खत्म, कोई मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं, सिर्फ ऊपर वाले के साथ में मेरा कनेक्शन है। ये पास्ट लाइफ के कर्मा से मिलता है। कट मटेरियल डिजायर, उसकी भौतिक सुखों की इच्छा मर जाती है। प्रमोट मोक्ष, ये हमेशा मोक्ष की बातें करता है, वो खुद भी ज्ञान की बातें करेगा और दूसरों को भी वही सुनाएगा, और सुनेगा भी वही और सुनाएगा भी वही। क्रिएट सेपरेशन, इंट्यूशन, मिस्टिकल एंड एबिलिटीज। ओके, तो ये सारी चीजें कारकत्व में आती है। होप आपको हर प्लेनेट का कारकत्व सही से समझ में आ गया, राइट? जी सर। आगे बढ़ते हैं। हाउ प्लैनेट एक्सप्रेस थ्रू थॉट्स, थ्रू साइंस, सॉरी, प्लैनेट जो है वो किस तरीके से साइंस से एक्सप्रेस होते हैं। मतलब प्लैनेट मॉडिफाई देयर एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन द साइन दे ऑक्यूपाई। हमने यहाँ पे क्या समझा था कि जैसे सूर्य नीच का है तो वो प्रॉपर बिहेव नहीं करेगा, लेकिन वही सूर्य उच्च का है तो वो अच्छे से बिहेव करेगा। मतलब जिस राशि में वो सूर्य जाएगा या जिस राशि में कोई भी ग्रह जाएगा उस राशि के अनुसार वो ग्रह फंक्शन करेगा। जिस राशि में जो भी प्लैनेट जाएगा, कोई भी प्लैनेट 1 से लेकर 9 तक, कोई भी प्लैनेट जिस किसी राशि में जाएगा उस राशि के अकॉर्डिंग वो प्लैनेट बिहेव करेगा। ओके, अब यहां पे इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। व्हेन प्लैनेट इज इन इट्स ओवन साइन, अपने खुद के घर में है। आपने वो डायलॉग सुना होगा, खुद के घर में शेर, बकरी, बिल्ली, कुत्ता, राइट? बस वही सीन है। अपने घर में वो स्ट्रांग होगा, कंफर्टेबल होगा, नेचुरल एक्सप्रेशंस के साथ में होगा। जैसे मंगल एरीज साइन में है, शुक्र टॉरस में है और चंद्रमा कैंसर में है। खुद के घर में बैठे हुए ना, अच्छा बिहेव करेंगे। आप अगर अपने घर में बैठे हुए हो तो आप खुश हो ना, आप मम्मी को बोलोगे पोहा बनाओ, आप मम्मी को बोलोगे इडली बनाओ, जो मर्जी है आप उस हिसाब से आप बातें करोगे अपने पेरेंट्स के साथ, या फिर क्योंकि यू आर कंफर्टेबल एट। अगर मान के चलो आप चले गए किसी दुश्मन के घर में जहाँ पे पानी पीने के लिए भी आपको कोई, अगर आप पानी पीते हो तो आपको कोई ऐसे नजरों से देखता है जैसे आपने एक बॉर्डर पे बम फोड़ दिया, ऐसे ट्रीटमेंट आपको मिल रही है। मतलब आप शत्रु के घर में जाके इस तरीके से आपको ट्रीटमेंट मिल रही है। तो मान के चलो कोई प्लेनेट अगर किसी शत्रु के साइन में जाता है तो वहां पे वो स्ट्रगल करता है और वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पाता। जैसे उदाहरण के लिए हमने नेचुरल बेनिफिट्स में कौन से 3 प्लेनेट को देखा था जयश्री जी? गुरु, शुक्र और बुध और चंद्रमा, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा, इन 4 प्लैनेट्स को देखा था। लेकिन यही 4 प्लैनेट अगर अपने शत्रु के घर में जाए तो क्या ये वैसे नेचुरल बेनिफिट के जैसे रिजल्ट दे पाएंगे? यस और नो? नो सर। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि वो अपने शत्रु के घर में है। अगर वो खुद के घर में होते तो कैसे रिजल्ट देते? ऑब्वियसली जैसे वो नेचुरली बेनिफिक है उसी तरीके से उनके रिजल्ट आते। और अगर मान के चलिए वो ऐसी जगह पे होते अपने घर से भी बहुत कंफर्टेबल प्लेस, जैसे कि आपके मित्र, परम मित्र, आप अपने परम मित्र के घर चले गए। अब यहाँ पे कोई भी आपको रोकने टोकने वाला नहीं, रेस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं है। आपके माता पिता का भी रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर नहीं है। तो वहां पे आपकी एनर्जी कैसी रहेगी? हाई रहेगी, राइट? मतलब प्लैनेट एक्सप्रेस इट्स हाईएस्ट क्वालिटी। ओके, और वही मान के चलिए आप ऐसे लोगों के घर में चले गए, जैसे मान के चलो किसी डाकू के घर में जाके बिठा दिया आपको, जो छोटी छोटी कोई गैंगस्टर वगैरह के घर में आपको बिठा दिया, आप किस तरीके से फंक्शन करोगे? कमजोर, इनसिक्योर, डिस्टॉर्शन।
ये होते हैं नीच के प्लैनेट। ओके, ये समझ आया जी? सर सी एंड डी सेम होते हैं क्या मतलब? ये और ये हाँ, क्योंकि मून स्कॉर्पियो में नीच का होता है ना। नहीं, यहाँ पे देखो समझो, यहाँ पे बात हो रही है इनेमी साइन की और यहाँ पे बात हो रही है डेबिलेशन की। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए यार क्या है यार, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप हो प्रोक्षित, जी ये सर। आप हो, और आपका एक दोस्त है जिसका नाम है एबीसी, और आपका एक बहुत बड़ा, आपके एरिया में एक बहुत बड़ा डॉन है। ये ऐसा डॉन है जिसका नाम है एक्सवाईजी, और ये ऐसा व्यक्ति है जिसको अगर मतलब एक होता है ना, इसका नेचर अनप्रेडिक्टेबल है। अगर इसको कोई चीज़ अच्छी लगी तो ये आपकी ताली, आपके लिए तालियां भी बजवाएगा, और अगर इसको कोई चीज़ गलत लगी तो ये आपको शूट भी कर सकता है बंदूक से। मतलब एक होता है ना लहरी स्वभाव, हाँ सर। उस तरीके का ये व्यक्ति है। अब ऐसी सिचुएशन हो गई कि प्रोक्षित को बोला कि जाओ 10 दिन के लिए इनके घर पे रहो। प्रोक्षित बोलेंगे ओके, 10 दिन के लिए मुझे रहना ही है, मेरे पास में कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो ठीक है 10 डेज तो प्रोक्षित यहाँ पे रह लेंगे। लेकिन कैसी अवस्था में रहेंगे? बराबर सुबह 5 बजे उठेंगे, बराबर सुबह रात के 10 बजे सोएंगे, बराबर खाना खाएंगे, प्लेट धो के रखेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे। इन शॉर्ट वैसे रहेंगे जैसे इस व्यक्ति को पसंद है। जी सर। और वही आप अपने दोस्त के यहाँ चले गए, रात प्रोक्षित रात भर तो सो ही नहीं रहे, और दोपहर में 2 बजे से पहले तो जाग ही नहीं रहे। खाने में तो बस भाई साहब जो जोमेटो से आ जाए वो मंगवा रहे हैं। बताने का मतलब यहाँ पे आप एक्सट्रीमली कंफर्टेबल हो और यहाँ पे आप एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल हो एक्सवाईजी में। तो ये हो गई आपकी डेबिलेटेड प्लेसमेंट। मतलब आप यहाँ पे पूरे पोटेंशियल से नहीं रह पा रहे हो। और ये हो गई आपकी एग्जॉल्टेड प्लेसमेंट, मतलब यहाँ पे आप जरूरत नहीं है उससे भी ज्यादा अपना टैलेंट शो कर रहे हो। समझ रहे हो? जी सर। बताने का मतलब एग्जॉल्टेड एंड डेबिलेशन में ये फर्क है। जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे थे इनेमी साइन की और डेबिलेशन की। तो इनेमी साइन का मतलब है कि जहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा कंपैरेटिवली एटमॉस्फेयर जो है वो निगेटिव है, लेकिन आपके खुद के अंदर स्ट्रेंथ है, तो आप उसमें से निकल जा रहे हो। और यहाँ पे क्या है कि आपकी खुद की आत्मा ही निकाल ली है। डेबिलेशन एंड इनेमी में ये डिफरेंस है। समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। ये गलत एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, उसी वजह से कंफ्यूज हुआ था। हाँ समझा मैं, ठीक है जी। तो हाउ प्लेनेट ये हो गया। देन व्हेन दोस्त के घर में हमने देखा अभी पॉजिटिव, सपोर्टिव एंड एक्सप्रेसिव। न्यूट्रल घर में है, जिस घर से हमें कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है, एवरेज परफॉर्मेंस। डेबिलेशन का जो एग्जांपल है वो क्या है? मार्स इन कैंसर, एनर्जी बिकम इमोशनल। अब बहुत धाड़ धिप्पाड़ एकदम स्ट्रांग इंसान इमोशनल हो गया, रो रहा है वो। बॉर्डर में अगर मान के चलो कोई सैनिक है जिनको मारने का काम है दुश्मनों का, वो घर में आके बेचारा इमोशनल बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो इमोशनल कनेक्शन है वहां पे। अब वो जो है भाई उसको एग्रेशन से ही रहना है, और ऐसा व्यक्ति जब इमोशनल होता है तब अच्छा नहीं लगता। मतलब ये मार्स जो है, मार्स किस चीज का कारक है? एग्रेशन का ही कारक है। मार्स क्या है? सेनापति है। अब ये जब सेनापति रोने लगेगा तो देश संभालेगा कौन? समझ रहे हो? तो ये इम्बैलेंस होता है यहाँ पे इमोशंस का मार्स की वजह से, जब ये मार्स डेबिलेटेड होता है कैंसर में। मतलब उसकी जो नैसर्गिक ऊर्जा है उस ऊर्जा से वो एक तरीके से निगेटिव फंक्शन कर रहा है। जैसे शुक्र की बात कर लो, शुक्र क्या है? शुक्र लग्जरी है, प्रेम है। प्रेम का मतलब एक निस्वार्थ प्रेम है वो,
लेकिन शुक्र पाइसिस में एग्जॉल्टेड है और वही है आपका वर्गो में ये नीच का है। अब यहाँ पे वर्गो में जाने के बाद में शुक्र को काम क्या दिया? जो प्रेम का रसिकता का स्वामी है शुक्र, उसको बोला गया कि एक काम करो, ये हिसाब किताब लिखो सारा का सारा, और इस हिसाब किताब में क्या सही है क्या गलत है वो ढूंढ के निकालो। शुक्र बोलेगा ये मेरा काम थोड़ी ना है, अब मुझे दिया है तो ठीक है मैं कर लेता हूँ, लेकिन मर मर के करूंगा, मेरे से ज्यादा एक्सीलेंस यहाँ पे एक्सपेक्ट ना करो। समझ रहे हो? अब वहां पे हो गया वो नीच का। मतलब जहां पे भी प्लैनेट अपनी नेचुरल पावर को खो देता है, वो उस हिसाब से फंक्शन नहीं कर पाता है, वो हाउस होता है डेबिलेशन वाला। और जहां पे वो अपनी नेचुरल पावर से ज्यादा फंक्शन कर पाता है, वो होता है एग्जॉल्टेड हाउस। बाकी न्यूट्रल आपको पता है, फ्रेंडली आपको पता है, इनेमी आपको समझ में आ गया, और अपने खुद के घर में तो पता ही है, राइट? फाइनल समरी क्या है? नेचुरल बेनिफिट्स अब तक हमने जितना भी पढ़ा उसमें क्या है? नेचुरल बेनिफिट्स कौन है? गुरु, शुक्र, बुध और शुक्ल पक्ष का चंद्र। शुक्र पक्ष और कृष्ण पक्ष, ऐसे दो पक्ष होते हैं, वैक्सिंग मैनिंग। सो ये जो वैक्सिंग मून है मतलब शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, ये नेचुरल बेनिफिक है। नेचुरल मैलेफिक कौन से है? शनि, मंगल, सूर्य, राहु, केतु और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा। फंक्शनल बेनिफिक्स कौन से है? बेस्ड ऑन दी हाउस लॉर्डशिप लग्न। प्लैनेटरी नेचर कौन से हैं हमने देखे हैं? हॉट, कोल्ड, ड्राई, मॉइस्ट, जो उस प्लैनेट का बिहेवियर को इंडिकेट करते हैं। कारकत्व को हमने समझा, कारकत्व आपको समझ में आ गया। हर प्लैनेट का अपना एक कारकत्व है, जैसे हमने देखा सूर्य किस चीज का कारक है? पिता का कारक है। शुक्र प्रेम का, लग्जरी का कारक है, मैरिड लाइफ का कारक है, मैरिज का कारक है। चंद्रमा इमोशंस का कारक है। उस तरीके से हमने कारकत्व को समझा। नौ प्लैनेट जो है वो अलग अलग साइन में कैसे कैसे अपनी डिग्निटी के हिसाब से वर्क करते हैं, वो हमने यहाँ पे देखा कि अपने खुद की राशि में कैसे रहेंगे, डेबिलेटेड में कैसे रहेंगे और एक्सॉल्टेड में कैसे रहेंगे, एंड इनेमी साइन में कैसे रहेंगे, राइट? जितना हमने यहाँ पे समझा, किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। क्या मैं ये कंसिडर करूँ कि सबको समझ में आ गया? अगर सब शांत है तो बाद में मैसेज नहीं करना। सबको समझ में आ गया? नीतीश जी, जी सर। समृद्ध, जी सर। तो आपको अलग से पूछना पड़ता है क्या? अनीता जी समझ में आया? यस सर। पूछो सवाल। नो सर। क्या? नो सर। इसकी है ना टेस्ट रख रहा हूं मैं अभी सैटरडे के दिन। 20 क्वेश्चंस दूंगा मैं आपको, एवरीवन, सबके लिए। ये मैं आपको एक सोर्स पे अपलोड कर दूंगा, ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा कि आप वहां से इस टेस्ट को डाउनलोड करें, और 30 मिनट्स के अंदर या 1 घंटे के अंदर मैक्स टू मैक्स इसके आंसर्स आप मुझे भेजिए, ताकि मुझे समझ में आए कि कौन कहाँ तक पहुंचा हुआ है, किसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। ये सैटरडे को होगी आपकी, ओके? और ये सबके लिए कंपलसरी है। ठीक है जी, जी सर। तो आज हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। कल हम आगे बढ़ेंगे, अपने सिलेबस को कंप्लीशन की तरफ जाएंगे। अब सिलेबस जो है वो काफ़ी फास्ट मूव होगा, तो प्लीज़ जो लोग एब्सेंट रहने वाले हैं वो एब्सेंट रहने की, अगर किसी की कोई प्लानिंग होगी तो मत रहिए, क्योंकि आगे के 15 से 20 दिन मतलब 3 वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 3 वीकों में हम हर दिन कुछ ना कुछ नई कॉन्सेप्ट सीखते चले जाएंगे, ओके? सो प्लीज़ टाइम पे आइए, अवेलेबल रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कीजिए। जहाँ जहाँ ज़रूरत है उन वीडियो का रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, आप वहाँ से उसको मल्टीपल टाइम रेफर कीजिए। जैसे कल का वीडियो और आज का वीडियो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनको बेसिक बिल्कुल भी पता नहीं है,
तो सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने वो कंटेंट वहाँ पे अपलोड किया है, प्लीज उसको जाके बार बार देखिए। उसमें कुछ समझ में ना आए तो आप वहाँ पे कमेंट में पूछिए, आई विल 100% रिप्लाई। आपको वहाँ पे मैं समझा के भी बताऊंगा इफ नीडेड। ओके, अपना फोकस ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी पे रखिए, क्योंकि अभी जो पीरियड्स आने वाला है या फिर अभी जो आगे लेक्चर्स आएंगे उसमें आपकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है या फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो बढ़ी हुई होनी चाहिए, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ती चली जाएगी। सो प्लीज़ उस तरीके से आप अटेंटिव रहिए। और सैटरडे को जो टेस्ट है हर एक को अटेंड करनी है, 1 घंटे के अंदर उसके आंसर्स भेजने हैं। ओके ओके सर। ओके, हरे कृष्णा एवरीवन, शुभ रात्रि। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा सर।